नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो है भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इन खंडों से जुड़े हुए जो भी न्यूज सुर्खियों में रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं इन तीन खंडों पर, खास करके भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, उनके मुख्य जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं जो हमें लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेस्टोडोन की। पेरू में जो नजक्का लाइन्स की खोज की गई है कि ये नजक्का लाइन्स हैं क्या, कैसे विकसित हुई हैं, कैसे बनी हैं, इनकी क्या विशेषताएँ हैं। फिर बात करेंगे भारत का जो पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट की बातचीत चल रही है, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। फिर अजरबैजान के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की जो शुरुआत की जा रही है इस पर हम बात करेंगे। और फिर देख लेंगे कि हाल ही में जो गैंडा दिवस यानी विश्व गैंडा दिवस मनाया गया, तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेस्टोडोन। आप देख सकते हैं चित्र से ही क्या दिखने को मिल रहा है कि एक हाथी जैसा दिखने वाला ये जीव है। आप देखिए एक तरह से हाथी जैसा ही दिख रहा है और इसी के संदर्भ में देखें तो कुछ खास खोज हुई है। काफ़ी समय पहले ये जीव विलुप्त हो चुका है और हाल ही में शोधकर्ताओं ने जो पेरू है, साउथ अमेरिका का जो देश पेरू है, उसकी एंडीज पर्वतमाला में हिमयुग के मेस्टोडोन के अवशेषों की खोज की गई है। जब से इस अवशेष की खोज की गई है तब से एक बार फिर से ये मेस्टोडोन चर्चा में है। तो देखें, जो मेस्टोडोन है इसकी लगभग 11,000 से 12,000 वर्ष पुरानी फीमर अस्थि के अवशेष पेरू के चंबारा में पाए गए हैं। ये अवशेष आप देख सकते हैं कितना बड़ा अवशेष है। तो इस तरह से क्या है कि इसके जो अवशेष पाए गए हैं उस कारण से एक बार फिर से ये जीव चर्चा में बना हुआ है। जब से इस जीव के कह सकते हैं अवशेष देखने को मिले हैं तब से एक बार फिर से ये जीव चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जो मेस्टोडोन है ये है क्या। तो देखिए, मेस्टोडोन विशाल दांतों वाला एक हाथी नुमा, देख सकते हैं कि एलिफेंट जैसा ही दिखने वाला एक स्तनधारी जीव था। ये लगभग 11,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया है। इसकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो चुकी है। ये जो जीव था ये खास तौर पे दुनिया में देखें तो जो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और मध्य अमेरिका में खास तौर पे देखने को मिलता था। लेकिन ये बाद में अगर परिस्थितियों की बात करें तो इसके अनुकूल जब पर्यावरण नहीं था, रहन सहन कह सकते हैं कि इसके अनुकूल नहीं था, पर्यावरण के जो घटक हैं इसके अनुकूल नहीं थे, फिर विपरीत परिस्थितियाँ होने के कारण धीरे धीरे ये जीव विलुप्त हो गया। यह हाथी एवं प्राचीन जो मैमथ होता है उसी की तरह दिखता है, किंतु इनके रहन सहन में अत्यधिक अंतर है। जैसे हमने बोला कि इनके जो पर्यावरण जैसा चाहिए वो क्या है कि सामान्य इस समय जो हाथियों को हम देखते हैं, जो मैमथ है जो एक तरह से अफ्रीका में देखने को मिलता है, तो ये जो जीव है इनसे ठीक कह सकते हैं कि बहुत सारी जो अनुकूल पर्यावरण की बात करें तो वो जो मेस्टोडोन था उसका जो पर्यावरण था वो अलग था। तो दूसरी बात करें तो हाथी एवं मैमथ के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं जिनसे वो घास फूस पीसते हैं। आप देखे होंगे हाथी कैसे घास फूस खाता है। मेस्टोडोन के जो दांत हैं इसमें से एक दांत उभरा हुआ हिस्सा होता है जिससे वे पत्तियां एवं टहनियां अधिक आसानी से चबा सकते हैं। तो ये अंतर की बात हमने कर ली कि आखिर अंतर क्या था। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है पेरू में नजक्का लाइन्स की खोज। आप देख सकते हैं कि देखिए पेरू जो अभी हाल ही में हमने देखा कि साउथ अमेरिका का एक देश है, उसी देश में एक और उसी से न्यूज है कि यहाँ पर पेरू में नजक्का लाइन्स की खोज। आप देखिए यहाँ पर लाइन्स कुछ खास देखें, स्थलाकृतियों पर इस तरह की लाइन्स देखने को मिली हैं जिनको नजक्का लाइन्स हम बोलते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे आखिर ये हैं क्या, क्यों चर्चा में है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पेरू में 300 से अधिक नई नजक्का लाइन्स की खोज की है। ये जो लाइन्स हैं इनमें मानव आकृतियां, कटे हुए सिर, पालतू पशु, मछलियां, पक्षी, बिल्लियां और मानव पशु अंतः क्रियाएं शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर लाइन्स देखने को मिली है इनके द्वारा कई सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर चित्रण देखने को मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि मानव आकृतियाँ देखने को मिली हैं। आप देख सकते हैं कि ये मानव आकृति देखने को मिल रही है, कटे हुए सिर देखने को मिले हैं
कुछ पालतू जो पशु हैं उनके यहाँ पर कह सकते हैं कि आकृति देखने को मिली है, मछलियों की आकृतियाँ देखने को मिली है, बिल्ली देखने को मिली है। मानव के साथ जो पशु हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है वैसे क्रियाओं वाले बहुत सारे कह सकते हैं कि आकृति देखने को मिली है। अब थोड़ा नजक्का लाइन्स के बारे में देख लेते हैं। नजक्का जो लाइन्स है ये मानव के द्वारा उकेरी गई बड़ी भू आकृतियों का एक समूह है। क्या है? तो ये मानव के द्वारा ही मैन मेड है और इसके द्वारा उकेरी गई बड़ी कह सकते हैं भू आकृति जो हो सकती है ये है, और ये पेरू के नजक्का रेगिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। ये लगभग 440 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इनका जो निर्माण है वो रेगिस्तान के तल में जो गड्ढे हो सकते हैं उथले चीरे बनाकर कंकड़ निकालकर और अलग अलग रंग की मिट्टी कह सकते हैं कि उसके संचार से उसमें भरने से इसका निर्माण किया गया है। इसमें जानवरों और पौधों के कई अलंकारिक डिजाइन भी देखने को मिले हैं। इन्हें 200 ईस्वी पूर्व और 500 कह सकते हैं ईस्वी पूर्व के बीच में इनका सभ्यता के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बनाया गया था। तो जो इनका सिविलाइजेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका सभ्यता के सदस्यों जो थे वो नजक्का या नास्का के नाम से जाना जाता था। तो ये जो नाम है ये दोनों पूछ सकता है, नजक्का या नास्का। इनकी जो खोज है ये 1920 के दशक में की गई थी। वर्ष 1994 में यूनेस्को के द्वारा इन लाइन्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है कि आखिर इनका समय क्या है, किस सभ्यता से ये जुड़ी हुई है, ये है क्या, इनका निर्माण कैसे हुआ है, कितने क्षेत्रफल में ये देखने को मिली है। इसके साथ चूंकि इनका जो संबंध है वो साउथ अमेरिका के देश पेरू से है तो थोड़ा सा पेरू के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए साउथ अमेरिका का ये जो देश है ये आपको पेरू देखने को मिलेगा। पेरू की जो राजधानी है वो क्या है? लीमा है। और लीमा जो है वो क्या है? आप देख सकते हैं एक तरह से तट पर अवस्थित है। इधर इसके प्रशांत महासागर है और कई सारे जो देश हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होती हैं तो वो पेरू से लगती हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण यहाँ पर देश हैं उनकी अगर बात करें तो इधर चिली है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है। ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका के देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पेरू से लगती हैं। यहाँ पर आएंगे तो सबसे बड़ी जो झील है वो भी आपको देखने को मिलेगी जो पेरू और बोलीविया के बीच में ये टिटिकाका झील आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ की जो करेंसी है वो सोल है। यहाँ की राजधानी हमने देख लिया लीमा है और ये जो देश है ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल प्लांट। तो ये मेथेनॉल जो प्लांट है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों है? तो भारत का ये पहला CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट पुणे में स्थापित किया जा रहा है और इस कारण से ये जो प्लांट है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी स्थापना पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में की जाएगी। यह परियोजना थर्मैक्स लिमिटेड और IIT दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कह सकते हैं कि रेगुलेट होगी। ये पब्लिक प्राइवेट कह सकते हैं कि एक भागीदारी है जिसके तहत क्या है कि इस पार्टनरशिप के तहत ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कह सकते हैं सपोर्ट किया जा रहा है। इसके लिए अनुमानित जो लागत है वो अनुमान की गई है कि 31 करोड़ है और इस प्लांट की जो क्षमता है 1.4 टन प्रतिदिन है। यह स्वदेशी कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और उन्नयन करेगा। ये जो प्लांट है ये कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए संयंत्र पूर्व दहन और पश्चात दहन प्रक्रियाओं से कैप्चर किए गए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको रसायनों में परिवर्तित करने के लिए नए उत्प्रेरक और प्रक्रियाओं को विकसित करने पर खास तौर पे ध्यान केंद्रित करेगा। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये है अजरबैजान के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की गई है। तो देख लेते हैं आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में जो अजरबैजान है इसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। जब से ये घोषणा अजरबैजान के द्वारा की गई है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इस फंड के बारे में देख लें तो इसकी जो शुरुआत है वो विकासशील देशों में जलवायु
कह सकते हैं कि जो एक्शन है, क्लाइमेट जो एक्शन है, जलवायु कार्रवाई है, इसके वित्त पोषण के लिए की जा रही है। यह जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और जो विभिन्न कंपनियां हैं उनसे वार्षिक योगदान प्राप्त करेगा, उनसे ये सपोर्ट लेगा। इसका प्रारंभिक जो निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है वो $1 बिलियन रखा गया, बड़ी राशि है। यह वैश्विक तापमान को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अगली पीढ़ी की राष्ट्रीय जो जलवायु योजना है उसको वित्त पोषित करेगा और ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जो आपदाएं हैं उनके परिणामों से भी निपटेगा। तो खास तौर पे कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उसी के प्रभाव को कम करने के लिए खास तौर पे ये जो फंड है ये निर्मित किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, चूंकि ये जो घोषणा की गई है ये अजरबैजान के द्वारा की गई है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरेशिया का ये खास तौर पे क्षेत्र है और इसकी जो सीमा लगती है आप देख सकते हैं कि इधर अगर इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ईरान की सीमा अजरबैजान से लगती है, पश्चिम में जाएंगे तो आर्मेनिया की सीमा लगती है और अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो जॉर्जिया आपको देखने को मिलेगा, उत्तर में जाएंगे तो रूस देखने को मिलेगा। इसके अगर उत्तर पूरब में जाएंगे तो यहाँ पर कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के कुछ कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जिनकी सीमाएं अजरबैजान से लगती हैं इस क्षेत्र से, उसके बारे में हमने देखा। अगर इसके राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, तो इसकी राजधानी बाकू है। बाकू आपको इसके पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इधर कैस्पियन सी के सागर के तरफ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कूरा रिवर है। इसके अलावा यहाँ कई सारे इसके सिटी हैं, गानका सिटी यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है, साकी है, सल्यान है, मसाली है। ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ के महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध सिटीज हैं। इसकी जो मुद्रा है वो अजरबैजानी मनात है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अजरबैजान आखिर कहाँ पर अवस्थित है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं विश्व गैंडा दिवस की। ये गैंडा दिवस मनाया गया है, हाल ही में किस तारीख को मनाया गया, तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। इस कारण से ये चर्चा में है। इसका जो उद्देश्य है कि विश्व गैंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो गैंडा और उसके संरक्षण के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये दिवस मनाया जाता है। ये गैंडों के समक्ष जो गंभीर खतराएं हैं, जो कह सकते हैं जो संकट है, उसको उजागर करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में भी कार्य करता है। लोग इसके लिए अवेयर होते हैं कि आखिर जो गैंडा है, जो उनके सामने कौन सी समस्याएं इस समय विद्यमान है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। इस पे विचार विमर्श किया जाता है, बातें की जाती हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। गैंडे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो वन्य जीव हैं वो पर्यावरण के अभिन्न घटक होते हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण गैंडा है। ये शाकाहारी प्रकृति के होते हैं और मुख्यतः घास, पत्ते, फल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। इस कारण से ये चर्चा में था। इसके अलावा थोड़ा सा भारतीय गैंडे के बारे में देख लेते हैं। ये एक सींग वाला गैंडा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस है। इस नाम से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों से सटा हुआ जो पूरा क्षेत्र है नेपाल वाला, वहाँ भी ये पाया जाता है। वनों में इनकी कुल जो आबादी है वो लगभग 4000 के पास है, लगभग 3700 बताई गई है, जिनमें से 2613 जो गैंडे हैं ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये खास तौर पे एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। अब आपके लिए प्रश्न है कि आखिर ये कहाँ पर है। इसके अलावा सीमित आबादी ओरंग और मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा पोबितोरा जो वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ भी गैंडे निवास करते हैं। भारतीय गैंडों को सींगों के अवैध शिकार, आवासों के विनाश, घटती आनुवांशिक विविधता आदि के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो सींग हैं उनका बड़े स्तर पे जो तस्कर हैं वो इनका उपयोग करने के लिए, अलग अलग औषधि बनाने के लिए, इनसे जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो बनाने के लिए इनका शिकार करते हैं ताकि इनकी सींग को वो प्राप्त कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण संकट इनके सामने है। इसके अलावा इनके जो आवासीय क्षेत्र हैं उनका लगातार कह सकते हैं संकुचन हो रहा, ये एक महत्वपूर्ण। दूसरा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा, ऐसे विभिन्न जो समस्याएं हैं इनके कारण इनके सामने कई सारे संकट देखने को मिल रहे हैं।
थोड़ा सा इसके संदर्भ में जो संरक्षण की स्थिति है उसको देख लेते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अनुसूची 1 में रखे गए हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये सुभेद्य श्रेणी के तहत रखे गए हैं। साइट्स में परिशिष्ट फर्स्ट में रखे गए हैं। वर्ष 2019 में असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों का अवैध शिकार को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष राइनो सुरक्षा बल भी बनाया था, ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इनकी संख्या जो लगातार घट रही है और ये एक कह सकते हैं कि बड़ा ही सोचने वाला विषय है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए जो असम सरकार है वो खास प्रयास कर रही है। अब हम सबको भी मिलकर इसके लिए प्रयास करने के मुहिम में जुड़ना होगा ताकि इन गैंडों का संरक्षण किया जा सके। तो इस तरह से आज के एपिसोड में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो भूगोल से, पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं आपके, और उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।